हेलो डियर फ्यूचर ऑफिसर्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग दोस्तों बहुत अच्छे से होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी एक नई सीरीज़ शंकर आईएएस एकेडमी का एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमारी इस नई सीरीज़ को हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे और इसका जो हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा वो हमारा इकोलॉजी होगा। हम अपने फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत इकोलॉजी से करेंगे, ठीक है। तो इकोलॉजी के बारे में हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे और हमारी इस सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट करें। हम आपसे बस इतनी ही हेल्प चाहते हैं, ठीक है दोस्तों। सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा और उम्मीद करता हूँ ये हमारी सीरीज़ इसी तरीके से आगे बढ़ती रहेगी। ओके, 1 मिनट। ओके, सो इकोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो हमारा इकोलॉजी जो है वो हमारा इकोलॉजी 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट हमारा जो इकोलॉजी है वो ओई के वर्ड से मिलकर बना है। किससे बना है? ओई के, ओइकोस वर्ड से मिलकर बना है। और दूसरा जो वर्ड्स है वो दूसरा यहाँ पर वर्ड है आपका लोगोस। तो ओइकोस और लोगोस दोनों मिलकर के हमारा यहाँ पर इकोलॉजी शब्द का निर्माण करते हैं और इसका मतलब होता है द स्टडी ऑफ होम ऑफ नेचर। द स्टडी ऑफ होम ऑफ नेचर यानी कि इसमें हम उस चीज़ का अध्ययन करते हैं जो हमारे घरों में जो हम स्टडी करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस तरीके से बात करते हैं, हम एक क्लासरूम में बैठे हुए हैं और क्लासरूम में हमें पढ़ने के लिए एक टीचर जो कि हमें पढ़ाएगा, ठीक है। और स्टूडेंट्स चेयर्स पर होंगे और टीचर के लिए वहाँ पर एक बोर्ड की ज़रूरत होगी, साथ ही साथ एक मार्कर की ज़रूरत होगी, ठीक है। जब स्टूडेंट वहाँ पर बैठे हैं तो फ़ैन भी होना चाहिए। वहाँ पर अगर क्लास डिजिटल है तो एक लैपटॉप की भी ज़रूरत होगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, वहाँ का एक इकोलॉजी है। हम वहाँ पर अकेले कुछ भी नहीं कर सकते, वहाँ पर हमें कुछ चीज़ों पर डिपेंड होना पड़ता है। तो उस पूरा क्लासरूम में हमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें यूज़ करनी होती हैं वो सारी के सारी हमारे लिए एक तरीके से इकोलॉजी के तरह काम करती हैं। तो वो सारी चीज़ें हमारे लिए एक इकोलॉजी की तरह काम करती हैं। बट वो हमारा इकोलॉजी नहीं हुआ जब हम इस तरीके की स्टडी को साइंटिफिक वे में करते हैं और एक दूसरे के साथ में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं। जैसे आपको पता है कि हम स्टडी करेंगे, अगर हमारे पास अगर डिजिटल बोर्ड हुआ तो डिजिटल बोर्ड में जो हमारी स्टडी होगी, तो आप लोगों को पता है डिजिटल बोर्ड में हमारी जो स्टडी होगी उसमें हमें लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो जो हमें लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगी डिजिटल बोर्ड में स्टडी करने के लिए, तो क्या करेंगे हम लोगों को करना होगा सबसे पहले कि वो किस तरीके से एक दूसरे से रिलेशन इस्टेब्लिश करता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर ये देखना है एनवायरनमेंट के साथ में, साथ ही साथ फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से ये हमारी हेल्प करेगा, ठीक है। किस तरीके से हमारी ये हेल्प करेगा, तो ये हमारा एक तरीके का, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना एनर्जी फ़्लो, हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। एनर्जी फ़्लो को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। हम लोग मिनरल साइकिल्स को पढ़ते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखनी पड़ती हैं। तो ये हमारा क्या होता है, एक इकोलॉजी होता है, ठीक है। जैसे हम फॉर एग्ज़ाम्पल बात करें कि एक पूरा का पूरा ये हमारा जंगल है, या फिर हम बात करें ये पूरा वाटर बॉडीज़ है, यहाँ पर क्या है, पानी भरा हुआ है। यहाँ पर बहुत सारी फ़िश होंगी, ठीक है। बहुत सारे और भी हमारे फ़ौनास होंगे। तो क्या करेंगे, ये सारे के सारे क्या होंगे, एक दूसरे पर डिपेंड होंगे। यहाँ पर एक दूसरे का डिपेंडेशन होगा। जब ये एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, उनके बीच रिलेशन होता है, ठीक है। तो सारे के सारे क्या होते हैं, जो छोटी मछलियाँ होती हैं, फाइटोप्लैंक्टन होती हैं, वो प्लैंक्टन पर क्या होती हैं, डिपेंड होती हैं। तो जो एक दूसरे के बीच जो रिलेशनशिप होता है इनका, उसी को हम लोग कहते हैं इकोलॉजी। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग इकोलॉजी कहते हैं। अब इकोलॉजी की कुछ हम लोग यहाँ पर हिस्ट्री देख लेते हैं। क्या है इकोलॉजी की हिस्ट्री, इसको थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करते हैं। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो नेचुरल हिस्ट्री होती है, जो इकोलॉजी जो है ना, उसमें नेचुरल हिस्ट्री इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स होती हैं। हमारी जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई हैं,
हमारा जितना भी कंट्रीब्यूशन रहा है साइंस के क्षेत्र में, जो प्रिमिटिव सोसाइटीज़ रही हैं, उन सब में हमें ये नेचर के बारे में, प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पर डिपेंड रहे हैं, एक दूसरे का सर्वाइवल रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमें इनके बारे में ना इतना नॉलेज नहीं था कि इसको हम एनवायरनमेंट इकोलॉजी कहते हैं या नहीं कहते। ये सारी चीज़ें हमारे लिए एक पूरी तरीके से मिस्ट्री बनी हुई थी, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे लोगों को नॉलेज बढ़ता गया तो इन चीज़ों के बारे में उनको ज्ञान भी होता गया, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर बोला गया है कि जो क्लासिफिकेशन होता है, जो एनिमल्स का जो क्लासिफिकेशन है और उनकी हैबिट्स जो हैं और उनके हैबिटेट जो हैं, उनको जब हम लोगों ने देखा और जब हम क्लाइमेट और वेजिटेशन को समझना स्टार्ट किया, उनके जो प्लांट्स टाइप टिपिकल जो वेरियस प्लांट्स हैं उनको जब हम लोगों ने समझना स्टार्ट किया, उनकी लाइफ को जानना हमने स्टार्ट किया, तो हमें कहीं ना कहीं इकोलॉजी और उन सब के बीच में एक रिलेशनशिप समझ में आने लगा, ठीक है। जब हमें ये रिलेशनशिप समझ में आने लगा तो फिर चीज़ें कुछ स्पष्ट हुई और फिर हम समझने लगे कि इसे हम कहते हैं इकोलॉजी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ पर हम कुछ एनवायरनमेंट और उनके कुछ कंपोनेंट्स देखेंगे। तो आपको पता है कि डेली लाइफ में हमारे चारों ओर जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जितने भी एनवायरमेंटल जो चीज़ें होती हैं, तो वो हम देखते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है, हमारे सराउंडिंग जितनी भी चीज़ें हैं, हमारे सराउंडिंग जितनी भी चीज़ें हैं वही तो हमारा एनवायरनमेंट है। वो ही बोला गया है इसमें कि एवरीथिंग दैट सराउंडेड और अफेक्ट, मतलब प्रत्येक चीज़ जो हमारे चारों ओर है, एवरीथिंग देयर आर सराउंडिंग, मतलब प्रत्येक चीज़ जो हमारे चारों ओर है और जो हमें अफेक्ट करती है, जो हमें क्या करती है, अफेक्ट करती है, ये है। अगर ये हमें अफेक्ट कर रही है, ये हमें अफेक्ट कर रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे हमारी लाइफ में, कलेक्टिवली उसको हम एनवायरनमेंट कहेंगे। हम लोग शुरू से ही एक डेफिनेशन पढ़ के आए हैं, जो हम क्लास स्टैंडर्ड जो स्मॉल स्टैंडर्ड्स में होते हैं, जब हम स्कूल में होते हैं तो हमें पढ़ाया जाता है कि पर्यावरण क्या है, हमारा एनवायरनमेंट क्या है। एनवायरनमेंट हमारा वो है जो हमारे चारों ओर से हमें घेरे हुए है, वही हमारा पर्यावरण है। और यहाँ पर एक चीज़ हम और ऐड कर देंगे, जो हमें घेरे हुए है और जो हमें अफेक्ट करता है कलेक्टिवली, तो उसको हम एनवायरनमेंट कहेंगे, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हमारी थी, इसको हमने देखा और आगे हम चलते हैं। और आगे जब हम चलेंगे तो हमें कुछ चीज़ें स्पष्ट होंगी। यहाँ पर हमें एनवायरनमेंट के कुछ फैक्टर्स दिए गए हैं, एनवायरनमेंट के हमें कुछ फैक्टर्स दिए गए हैं, ठीक है। एनवायरनमेंट के कुछ फैक्टर्स दिए गए हैं जिसमें हम देखेंगे कि जो एनवायरनमेंट जो होता है वो किस तरीके से जुड़ा हुआ है एक दूसरे के साथ में, ठीक है। इसमें 2 कंपोनेंट होते हैं। एक जो कंपोनेंट होता है वो हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म का होता है, जिसको हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट। क्या कहते हैं, एक होता है हमारा बायोटिक, एक हमारा बायोटिक कंपोनेंट होता है और एक हमारा होता है अबायोटिक कंपोनेंट। अबायोटिक कंपोनेंट, अबायोटिक कंपोनेंट को ही हम लिविंग कंपोनेंट्स बोलते हैं। अबायोटिक जो हमारा बायोटिक कंपोनेंट होता है उसको लिविंग कंपोनेंट बोलते हैं, और जो अबायोटिक कंपोनेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट। उसको हम क्या बोलते हैं, हम लोग उसको हम लोग बोलते हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो, लिविंग कंपोनेंट है हमारा और एक है हमारा नॉन लिविंग कंपोनेंट। दोनों को मिलाकर के जब हम आगे पढ़ते हैं तो हमारा ऑल ऑर्गेनिज्म, जो वायरस टू मेन, मतलब वायरस से लेकर के मैन तक, इंसान तक, वो सारा का सारा हमारा एनवायरनमेंट में आता है, ठीक है। और द रिलेशनशिप एंड द इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट आर हाईली कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पर इन सब के बीच में जो रिलेशन होता है ना, वो बहुत ही हाई लेवल का होता है, ठीक है। हाईली कॉम्प्लेक्सेस होता है, बहुत ही संयुक्त रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं दोनों ही कंपोनेंट्स, ठीक है। दोनों ही कंपोनेंट्स एक दूसरे से बहुत ही अच्छे से जुड़े होते हैं, ठीक है। ओके, 1 मिनट। फिर हम यहाँ पर देखते हैं बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स को कैसे हम लोग यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। कैसे हम लोग यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं, हम इसको देखेंगे। जैसे यहाँ पर बायोटिक कंपोनेंट्स में, अबायोटिक कंपोनेंट्स में हमें एनर्जी, रेडिएशंस, टेम्परेचर एंड हीट फ्लो, वाटर, एटमॉस्फेरिक गैसेस, फायर, ग्रेविटी, टोपोग्राफी एंड सॉइल्स। साथ ही साथ हमें अबायोटिक कंपोनेंट्स में कुछ फीचर्स दिए गए हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स में हमें क्या फीचर्स दिए गए हैं, इसमें हमें दिया गया है ग्रीन प्लांट्स, नॉन ग्रीन प्लांट्स, डिकम्पोजर, पैरासाइट्स, सिम्बायोसिस, एनिमल्स एंड मेन, ठीक है। तो ये हमारे हो गए बायोटिक कंपोनेंट्स और अबायोटिक कंपोनेंट्स। किसी भी इन्वायरमेंट के लिए
ये इन्वायरमेंटल स्टडी या फिर इकोलॉजी की स्टडी करने से पहले हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे कुछ एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू कि इन चीज़ों को हम कैसे समझ सकते हैं, और उन सारी चीज़ों को हम एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू देखेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पर हमें देखा गया है, यहाँ पर हम लेते हैं एक एनवायरमेंटल पॉन्ड। ठीक है, यहाँ पर हम एक पॉन्ड में जाते हैं, एक तालाब में जाते हैं, और वहाँ पर हम फ़िश के इन्वायरमेंट के माध्यम से उनको समझने की कोशिश करेंगे। क्या है यहाँ पर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ फ़िश। जो फ़िश है ना, फ़िश के बाहर का इन्वायरमेंट क्या है, और उसको हम इंटरनल, इनकी अंदर का इन्वायरमेंट क्या है, पानी के अंदर का इन्वायरमेंट क्या है, उन दोनों को जोड़ करके हम यहाँ पर समझेंगे कि किस तरीके से एक दूसरे से रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं, एक दूसरे से किस प्रकार से ये जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि लिखा हुआ है कि अबायोटिक कंपोनेंट्स सच एज लाइट, ठीक है, टेम्परेचर, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड अदर गैसेस एंड ऑर्गेनिक मैटर, ये सारे के सारे क्या होते हैं, वाटर में क्या होते हैं, डिज़ोल्व होते हैं। मतलब ये वाटर में क्या होते हैं, ये सारे के सारे घुले होते हैं। अगर वहाँ पर सनलाइट नहीं मिलती, अगर वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होती, अगर वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, तो क्या फ़िश, अगर ये बाहर के जो इन्वायरमेंट, जो फ़िश को जो बाहर से ही सारी चीज़ें मिल रही हैं, अगर वो नहीं होती, क्या फ़िश वहाँ पर रह पाती, नहीं रह पाती। ऑब्वियसली वहाँ पर नहीं रह पाती। क्यों, यहाँ पर फ़िश अच्छी तरीके से वहाँ पर क्या है, इन सारी चीज़ों पर क्या है, डिपेंड है। फ़िश वहाँ पर अच्छी तरीके से इन सारी चीज़ों से क्या है, डिपेंड रहती है। इन सारी चीज़ों पर क्या रहती है, फ़िश डिपेंड रहती है। ठीक है, इन सारी चीज़ों पर फ़िश डिपेंड रहती है। दूसरा यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हमें समझ में आता है, वो हमारा है यहाँ पर बायोटिक। अभी हमने बात की अबायोटिक कंपोनेंट्स की, अब हम बायोटिक कंपोनेंट्स की बात करते हैं, जिसमें हमारा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्लैंकटन होते हैं, एज्यूम, जिनको ये क्या करते हैं, खाते हैं, और ये क्या करते हैं, एनिमल डिकम्पोजर होते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है, ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ फिश है। ठीक है, तो यहाँ पर समझने की कोशिश करना, ये भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ फिश है हमारा। ठीक है, आगे हम देखते हैं, फिर हमें समझ में आता है। अब हम देखेंगे यहाँ पे, जैसे अभी हमने इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ फिश को देखा, अब हम देखेंगे, अभी एक्सटर्नल की बात की, अब हम देखेंगे इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ फिश। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो फिश का जो आउटर बॉडी होती है, जो फिश की जो आउटर बॉडी होती है, वो पूरी की तरीके से क्या होती है, क्लोज होती है। ठीक है, पूरी तरीके से क्या होती है, आउटर बॉडी एकदम क्लोज रहती है। इंटरनल एनवायरनमेंट की जब हम बात करते हैं, ठीक है, उसके अंदर हमारा जो हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट होता है, उसमें हमारी ये फिश की जो बॉडी होती है एकदम कवर रहती है। इंटरनल एनवायरनमेंट जो है ना, वो रिलेटिव रहता है, इस्टेब्लिश रहता है, मतलब स्टेबल रहता है। इसका जो जितना भी इंटरनल एनवायरनमेंट में जैसे टेम्परेचर है, बाकी की जितनी भी चीज़ें हैं, वो स्टेबल रहती हैं जो हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसके कंपेयर में। ठीक है, तो इंटरनल एनवायरनमेंट जो है ना, वो स्टेबल होता है, मतलब वो जल्दी उसमें परिवर्तन नहीं होता, और जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसमें जल्दी परिवर्तन होता है, क्योंकि बाहर की चीज़ें, टेम्परेचर कभी ज़्यादा है, कभी धूप निकल रही है, कभी नहीं है, क्योंकि अंदर जो है ना गर्मी ज़्यादा रहती है। अब मैं आपको फॉर एग्जांपल बता दूं, जब बहुत ज़्यादा सर्दियां हो जाती हैं, तो आपने चिल्का झील के बारे में सुना है। जम्मू एंड कश्मीर में जो श्रीनगर के पास में एक चिल्का झील है, वहाँ पर आपने देखा होगा, आपने कभी देखा है कि जो बड़ी बड़ी झीलें होती हैं, वहाँ पर ऊपर बर्फ़ बर्फ़ नज़र आती है सर्दियों में, और नीचे का पानी रहता है, तो वहाँ पर जो फ़िश हैं, जो बाकी के जो प्लैंकटन्स हैं, फाइटोप्लैंकटन्स हैं, वो कैसे जीवित रहते हैं, क्यों, इसलिए जीवित रहते हैं क्योंकि जो इंटरनली एनवायरनमेंट है ना उनका, वो हीट रहता है, मतलब काफ़ी हॉट रहता है, इसलिए वो वहाँ पर जीवित रहते हैं, तभी वहाँ पर वो सर्वाइव कर पाती है, जो फिशेज़ हैं और बाकी के जो ऑर्गन्स हैं, जो ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, जबकि बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है, तो वो बाहर की इन्वायरमेंट से ना बहुत अच्छे से क्या रिलेट नहीं कर पाते। ठीक है, इसलिए जब वो बाहर आती हैं तो ठंड की वजह से वो मर जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो ज़्यादा स्टेबल रहता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कंपेयर में। ठीक है, इसलिए ये पॉइंट शायद आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पर है कि इट इज़ नॉट एब्सोल्यूट कांस्टेंट, और ये समझना है यहाँ पर ये कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता। ठीक है, इंजरीज़ हो जाती हैं, यहाँ पर कोई इलनेस हो जाती है, ठीक है, या फिर कोई अदर तरीके की जो प्रॉब्लम्स है, वो भी हमारा स्ट्रेस अपसेट रहता है। जो हमारा इंटरनल जो हमारा इन्वायरमेंट होता है ना, वो हमारा अपसेट रहता है, मतलब यहाँ पर हमेशा कोई ना कोई स्ट्रेस बना रहता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम हमारी बनी रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें, अगर हमारा जो जो समुद्र में रहने वाली यानी कि मैरीन जो फ़िश है, वो ट्रांसफ़र करती है फ्रेश वाटर में, मतलब अगर कोई लवणीय पानी है, मतलब कोई नमक का पानी से कोई जो फ़िश है वो हमारे फ्रेश वाटर में ट्रांसफ़र करती है, वहाँ से वहाँ पे जाती है, तो वहाँ पर क्या ना वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। ठीक है, जब
कोई ऐसे आपका ही उदाहरण लेके देखते हैं। आप ठंडे प्लेस में रहते हो, कहाँ रहते हो आप? ठंडे प्लेस में रहते हो, किसी ऐसी जगह पर रहते हो जहाँ पर बहुत ठंडा रहता है, वहाँ पर बहुत ठंडक रहती है, ठीक है, आप ऐसे प्लेस में रहते हो। अब उस प्लेस से अगर आप ऐसे प्लेस पर जाओ जहाँ पर बहुत गर्मी होती है, क्या आप वहाँ पे सर्वाइव कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, आप बीमार पड़ जाओगे। तो यही यहाँ होता है हमारा, ऐसे ही हमारी जो फिशेज़ होती हैं, जो हमारी अगर मैरीन वाटर से अगर वो फ्रेश वाटर में जाती हैं तो क्या हो जाता है, वो वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाती और वहाँ पर उनकी डेथ होने लगती है। इसीलिए तो हम क्या कहते हैं, हमारी फिशेज़ जो है ना, और हमारे कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो हमारे वाटर बॉडीज़ में हमें इस चीज़ का पता लगाते हैं कि शायद कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है वाटर बॉडीज़ में, इसकी वजह से ये सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं सही ढंग से, ठीक है। तो और आगे का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस इन इकोलॉजी। मतलब इकोलॉजी में कुछ लेवल्स होते हैं, मतलब किन्हीं किन्हीं लेवल्स पर ये सारे एक दूसरे से क्या बनाते हैं, कनेक्टिविटी बनाते हैं। तो इनके लेवल्स क्या हैं, इन लेवल्स को हम थोड़ा सा अभी डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए, हम डिटेल से पढ़ेंगे इन सारी चीज़ों को। तो जो हम लेवल्स की बात करें, अगर इनके आप लोगों को नोट्स बनाना है ना, तो मैं समझ सकता हूँ कि हिंदी मीडियम के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन अगर इनका हम नोट्स बनाएं तो हम इस तरीके से क्या करेंगे, इनका फर्स्ट लेवल अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट लेवल अगर हम यहाँ पर इनका देखेंगे तो यहाँ पर हम नोट्स बनाने के थ्रू 1 मिनट, फर्स्ट लेवल में हमारा इंडिविजुअल आ जाता है। क्या आ जाता है? इंडिविजुअल हमारा फर्स्ट लेवल में आ जाता है। इंडिविजुअल, इंडिविजुअल हमारा फर्स्ट लेवल में आ जाता है। सेकेंड लेवल में हमारा यहाँ पर आ जाता है कम्युनिटी। क्या हो जाता है? कम्युनिटी। थर्ड लेवल में हमारा आ जाता है इकोसिस्टम। थर्ड लेवल में हमारा क्या आ जाता है? इकोसिस्टम आ जाता है। और सेकेंड लेवल में हमारा पॉपुलेशन आ जाता है। थर्ड लेवल में हमारा कम्युनिटी आ जाता है। फोर्थ लेवल में हमारा इकोसिस्टम। फिफ्थ में बायोम, और फिर हमारा बायोस्फीयर। एक बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है, बायोस्फीयर होता है, ठीक है। तो ये हमारी चीज़ें यहाँ पर आती हैं। उसके बाद हम यहाँ पर इंडिविजुअल्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी गेन करेंगे। तो वो जानकारी हम जब गेन करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि यह किस लिए हम इसको पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं ना कि जो इंडिविजुअल लिविंग्स जो होते हैं, मतलब कोई एक एनिमल्स या एक पर्सन कहीं पर रह रहा है, ठीक है, तो क्या करता है वो वहाँ पर इंडिपेंडेंटली फंक्शन करता है। मतलब वो अकेले ही सारी की सारी चीज़ें करेगा, अकेले ही उसकी एबिलिटी होगी, ठीक है। लेकिन जब वहाँ पर उतने सारे प्लांट्स हो, एनिमल्स, बैक्टीरिया, फंगाई, ये सारे के सारे वहाँ पर क्या होते हैं, हो सकते हैं उस इंडिविजुअल के लिए। अगर क्या होता है, अगर वहाँ पर उसकी जो बॉडी है, जो ऑर्गन्स है, ठीक है, वो अगर दूसरे वर्क भी करना चाहती है, वेरियस लाइफ प्रोसेस भी करना चाहती है, तो उसे कहीं ना कहीं वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। क्यों कि प्रॉब्लम क्रिएट होगी? क्योंकि वो सारे के सारे जो एनिमल्स हैं, वो सारे के सारे वहाँ पर जो प्लांट्स हैं, वो सारे के सारे वहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, जिनकी उन्हें ज़रूरत होती है, वो सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर उसे उपलब्ध नहीं हो पाती। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों का उदाहरण लेके देखते हैं, ठीक है। आप अकेले हो, ठीक है, आप एक रूम में रहते हो, ठीक है, आप अकेले रहते हो, अपने एक रूम में रहते हो, तो आप सारी की सारी आवश्यकताएँ अपने आप पूरी नहीं कर सकते। आपको पानी चाहिए, आपको खाना बनाने के लिए चीज़ें चाहिए, ठीक है, आपको पैसा भी चाहिए, आपको बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, क्योंकि इंडिविजुअली आप नहीं कर सकते। इसलिए वहाँ पर जब पॉपुलेशन हो जाती है तो एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। कोई सब्जी वाला होगा, कोई कुछ होगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ लाएगा, कोई दुकान खोलेगा, ठीक है, कोई पानी लाएगा। तो इस तरीके से जो पूरा का पूरा एक रिलेशन जो इस्टेब्लिश हो जाता है, वो हमारा पॉपुलेशन में काफ़ी हेल्पफुल होता है, ठीक है। वो हमारा पॉपुलेशन में काफ़ी हेल्पफुल होता है। बट जब हम इंडिविजुअली रहते हैं तो वो प्रॉब्लम होती है। ये वहीं पर है जब सेकंड नंबर का पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं, तो पॉपुलेशन इज़ अ ग्रुप ऑर्गेनिज्म यूजुअली अ सेम स्पीसीज़। जब सेम स्पीसीज़ एक ग्रुप में रहती हैं, जैसे वहाँ पर अगर टाइगर रह रहे हैं तो टाइगर ही बहुत सारे एक साथ रहते हैं ना, तो उसको हम लोग पॉपुलेशन का नाम दे देंगे, ठीक है। और ये सारे के सारे जब परसेंटेजेस में वेरिएशंस में वहाँ पर डेवलप होंगे, इंडिविजुअल इंडिविजुअल मिल करके बहुत सारे इंडिविजुअल्स बना लेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर उनकी ग्रोथ रेट जो है पॉजिटिव होगी, कहीं पर नेगेटिव होगी। ये सारे फैक्टर्स ना वहाँ पे काम करते रहते हैं। मेन फैक्टर्स अगर हम यहाँ पर देखें तो वहाँ पर पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है आर वर्थ एंड इमिग्रेशंस। मतलब वहाँ पर उसी स्पीसीज़ के कुछ एनिमल्स या कुछ जो भी प्लांट्स हैं, अगर वहाँ पर आ गए तो क्या हो जाता है, उनकी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ होने लगती है। और जो मेन फैक्टर्स है पॉपुलेशन को डिक्रीज़ करने का, वो मेन फैक्टर्स आपका डेथ हो सकता है या इमिग्रेशन हो सकता है, या तो वो वहाँ डेथ ज़्यादा होने लगें या वहाँ से वो कहीं दूसरी जगह चले जाएँ, इस वजह से उनकी पॉपुलेशन कम हो सकती है। तो दो कारण हो सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद जो मेन लिमिटिंग फैक्टर्स ग्रोथ एंड पॉपुलेशंस की है वो बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स पर डिपेंड करती है। बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स पे वो कैसे डिपेंड करती है, इसको भी हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है पॉपुलेशन डेंसिटी। अगर हम बात करें, किसकी बात करें, अगर हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें, ठीक है, 1 मिनट, पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर हम बात करें तो वो रिलेशन इस्टेब्लिश करती है, एक दूसरे से रिलेशन इस्टेब्लिश करती है। ठीक है, रिलेशन बिटवीन अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ पॉपुलेशन एरिया ऑक्यूपाई। तो क्या कर लेते हैं, अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई करेंगे। ठीक है, अब वहीं पर जब हम तीसरे नंबर की बात करें कम्युनिटी की, तो कम्युनिटी में क्या होता है, कम्युनिटी में क्या करते हैं, ये एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। इसमें एक ही कम्युनिटी में कई स्पीसीज़ की जो एनिमल्स हैं या कई स्पीसीज़ के जो प्लांट्स हैं वो वहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि एनिमल्स जो हैं रिक्वायर्स प्लांट्स फॉर फूड, एनिमल्स को फूड की ज़रूरत होगी। ठीक है, और ट्रीज़ फॉर शेल्टर्स, और एनिमल्स को वहाँ पर शेल्टर के लिए भी ट्रीज़ की ज़रूरत होगी। तो वहाँ पर क्या होता है कि प्लांट्स रिक्वायर्स फॉर पॉलिनेशंस एंड सीड डिस्पर्सल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो ये सारी चीज़ें भी वहाँ पर आसानी से होती रहती हैं, ये सारी चीज़ें भी वहाँ पर चलती रहती हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारा कम्युनिटी लेवल होता है वो काफ़ी हेल्पफुल होता है एक दूसरे के लिए। हम एक उदाहरण के तौर पर यहाँ पर समझेंगे कि ग्रासलैंड कम्युनिटी है। ठीक है, हमने एक ले लिया कि एक कम्युनिटी है जो हमारी ग्रासलैंड कम्युनिटी है। वो किस टाइप की कम्युनिटी है, वो हमारी ग्रासलैंड कम्युनिटी है। कैसी कम्युनिटी है वो हमारी, ये ग्रासलैंड कम्युनिटी है। ठीक है, तो जब ग्रासलैंड कम्युनिटी में बहुत सारी ग्रासेस होगी और उसमें बहुत सारी हर्ब्स होंगी, बहुत सारी श्रब्स होंगी, झाड़ियाँ होंगी, बहुत सारे ट्रीज़ होंगे। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, डिफरेंट स्पीसीज़ के होंगे। जब ये डिफरेंट स्पीसीज़ के एक साथ रहते हैं ना, तो एक कम्युनिटी इज़ नॉट अ फिक्स और रिजिड। कम्युनिटीज़ में भी लार्ज और स्मॉल, कम्युनिटी में फिक्स नहीं होते कि एक ही टाइप के पेड़ होंगे, एक ही टाइप के वहाँ पे एनिमल्स होंगे, एक ही टाइप के वहाँ पे जो भी वहाँ पे जानवर होंगे सारे के सारे, नहीं होता, ऐसा नहीं होता। वहाँ पर लार्ज भी हो सकते हैं, स्मॉल भी हो सकते हैं, सब एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर है। कुछ यहाँ पर डू यू नो दिया गया है, इसको हम समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें, यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें दी गई हैं, जैसे स्काईज़ ओवर नॉर्थ इंडिया। अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो नॉर्थ इंडिया का जो सीज़न है फील्ड अ थिक सोप ऑफ एरोसोल। मतलब यहाँ पे क्या होता है नॉर्थ इंडिया में कि जो एरोसोल का जो पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी मोटे यानी काफ़ी भारी हो जाते हैं। सदर्न एज ऑफ हिमालयाज़, जैसे हिमालयाज़ की हम बात करें, हिमालय के सदर्न में, बांग्लादेश, बे ऑफ बंगाल में, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, कम होती हैं। जबकि नॉर्थ इंडिया में ऐसा प्रभाव में जहाँ देखने को मिलता है, ये सारी की सारी जो रिसर्च है वो नासा के द्वारा कंडक्ट की गई थी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हर एक एरिया में जो क्लाइमेट है, वहाँ का जो कम्युनिटी लेवल है, वहाँ का जो पॉपुलेशन लेवल है, वो अलग अलग लेवल पे, अलग अलग स्थितियों में डिफरेंट होता है। ठीक है, तो हर जगह की जो चीज़ें हैं वो डिफरेंट होती हैं, हम एक तरीके से उनको नहीं ले सकते। अब हम कम्युनिटी की कुछ टाइप की बात करते हैं। कम्युनिटी मेजरली 2 पार्ट में है, एक हमारा मेजर कम्युनिटी है, एक हमारा माइनर कम्युनिटी है। तो मेजर कम्युनिटी है वो हमारा लार्ज साइज्ड कम्युनिटी होती है, और इसमें जो रिलेटिवली जो इंडिपेंडेंट जो होते हैं वो भी डिपेंडेंसी एक दूसरे पे बढ़ जाती है। जैसे सन एनर्जी पर डिपेंडेंसी इनकी बढ़ जाती है। ठीक है, इनपुट और आउटपुट जो है ना वो एडजेसेंट कम्युनिटी में हो जाते हैं, मतलब एक दूसरे पर ये इनपुट और आउटपुट इनकी जो है ना डिपेंडेंसी वो बढ़ जाती है। साथ ही साथ अगर हम बात करें ट्रॉपिकल एवरग्रीन जो फॉरेस्ट होते हैं, जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट में जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं वहाँ पर हमारी मेजर कम्युनिटी पाई जाती है, वहाँ पर क्या होती है, मेजर कम्युनिटी होती है। दूसरी जो माइनर कम्युनिटी है, माइनर कम्युनिटी में क्या होता है कि ये इनकी जो डिपेंडेंट होते हैं वो नेबरिंग कम्युनिटीज़ पर अक्सर वहाँ पर हमें दिखाई देती है, और इसको हम सोसाइटी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं यहाँ पर, इसको हम सोसाइटी कहते हैं। ठीक है, और ये काफ़ी अग्रेशन में रहते हैं, काफ़ी अग्रेसिव होती हैं ये कम्युनिटी। मेजर कम्युनिटी आर नॉट देयर फॉर प्लेंटी, खाली नहीं रहती, लेकिन यहाँ मेट, लाइकेन और ड्रग पैड, ये सारी चीज़ें यहाँ पर डायनामिक वे में हमेशा हमारे साथ रहती हैं। ठीक है, काफ़ी डायनामिक वे में ये हमारे साथ रहती हैं। आगे हम देखते हैं, यहाँ पर हमें कुछ समझ में आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी है
स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी में कुछ खास नहीं है, यही सारी चीज़ें हैं कि जो कम्युनिटी का जो स्ट्रक्चर होता है, मे बी आपका सेवरल स्पीसीज़ भी हो सकती हैं, उसमें हो सकता है कि वन टाइप ऑफ स्पीसीज़ ही हों, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बनी रहती हैं, जैसे कि हम नॉर्मल हमारी सोसाइटी में देखते हैं वैसा ही का सारा सिस्टम हमारे यहाँ पर भी होता है। कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न ऑफ, अगर हम कम्युनिटी की बात करें तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर हमें नोटिफाई होता है, क्या होता है, एक स्ट्रक्चर नज़र आता है, और वो हमारा स्ट्रक्चर क्या है, ये पूरा का पूरा जो हमारा पैराग्राफ है, ये पूरा का पूरा जो हमारा पैराग्राफ है, इसमें हम ये चीज़ देखेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारा एक स्पेक्ट्रम टाइप का होता है, मतलब इनके बीच में, जो कम्युनिटी के बीच में जो इंटरेक्शंस है, वो दोनों के बीच में काफ़ी डाइवर्स होता है, काफ़ी डाइवर्सिफिकेशन होता है इनके बीच में। हैबिटेट्स काफ़ी डिफरेंट होते हैं, इनके रोल्स भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, मतलब अलग अलग तरीके से ये फंक्शंस करते हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग एरियाज़ से ये आते हैं, माइग्रेशन होता है इनका, ठीक है। तब ये जा कर के यहाँ पर एक कम्युनिटी लेवल बनाते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर थोड़ी सी बात करेंगे इकोसिस्टम की। अभी हमने इकोलॉजी की बात की, इकोलॉजी में हमने बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स की बात की, उसके बाद में हमने बात की फिश के इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की बात की। अब हम बात करेंगे इकोसिस्टम की। सो व्हाट अबाउट अ इकोसिस्टम? इकोसिस्टम is a defined structure, is functional unit, okay. So this is a बायोस्फीयर कम्युनिटी ऑफ लिविंग बींग्स। जो हमारे लिविंग बींग्स होते हैं उनकी जो कम्युनिटी लेवल का जो बायोस्फीयर होता है उसको हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं। फिजिकली इन्वायरमेंट एंड बोथ इंटरेक्टिंग एक्सचेंजिंग मटेरियल बिटवीन दैम, मतलब एक ए है, एक बी है, ये अपनी आवश्यकताओं की चीज़ों को इसको शेयर कर रहा है, ये अपनी आवश्यकताओं की चीज़ों को इसको शेयर कर रहा है। दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है, ये दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में जो रिलेशनशिप है, ये जो रिलेशनशिप है यही हमारा होता है इकोसिस्टम। व्हाट अबाउट अ इकोसिस्टम? दैट इज़ अ इकोसिस्टम। यही हमारा क्या होता है, इकोसिस्टम होता है। और भी डिटेल से हम इसको समझेंगे, ठीक है, तो तब हमें ये सारी चीज़ें और भी ज़्यादा अच्छे से स्पष्ट होंगी, समझने में आएंगी, ठीक है। यहाँ पर और इंटरेस्टिंग चीज़ है, इंक्लूडिंग प्लांट्स, ट्रीज, एनिमल्स, फिश, बर्ड्स। इकोसिस्टम वेरी ग्रेटली इन साइज एंड एलिमेंट्स, very greatly in size and element and functioning unit of nature, everything that lives in ecosystem, हर कोई इकोसिस्टम में रहता है, that are also part of ecological community, और ये हमारा इकोलॉजिकल कम्युनिटी का एक पार्ट होता है। इकोसिस्टम इज डैमेज्ड, डिसअपियर्स, इम्पैक्ट और एवरीथिंग एल्स। इकोसिस्टम को और भी हम बेटर ढंग से समझने की कोशिश करेंगे, इसमें और भी हमारी चीज़ें हैं कि इकोसिस्टम को हम कैसे समझते हैं, इसमें एक एग्जांपल बहुत अच्छे से दिया गया है, ठीक है। जब इकोसिस्टम हेल्दी है, जब हमारा इकोसिस्टम हेल्दी है, इनकी सस्टेन है, मतलब लॉन्ग टाइम तक यहाँ पर चीज़ें टिकी रहेंगी, टिकाऊ हैं चीज़ें, तो इसका मतलब ये है कि ऑल एलिमेंट्स लिव इन बैलेंस, मतलब वहाँ के जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बैलेंसली काम कर रहे हैं, वो कैपेबल हैं, और उनकी जो रिप्रोडक्सिंग या रिप्रोड्यूसिंग जो क्षमता है वो भी काफ़ी अच्छी है, ठीक है। एंड इकोसिस्टम कैन बी एज स्मॉल एज सिंगल ट्रीज और लार्ज एज एंटायर फॉरेस्ट, मतलब वो इकोसिस्टम एक छोटे पेड़ से लेकर के, स्मॉल से लेकर के, और एक लार्ज पेड़ के बीच में भी, उनके बीच में ये सारा का सारा तालमेल होता है, एक छोटा बड़े पर और बड़ा छोटे पर, इस तरीके से उनकी डिपेंडेंसी और उनका इंटरेक्शन होता है कि वो एक सस्टेनेबल, जिसको डेवलपमेंट हम कहते हैं, सस्टेनेबल या जो हेल्दी जो इकोसिस्टम होता है वो यहाँ पर काम करता है, ठीक है। आगे जब हम देखेंगे तो इसको हम एक बेहतर एग्जाम्पल से समझेंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल है हमारा इकोलॉजी, एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम, इन तीनों को हम साथ में देखेंगे। फॉर एग्जांपल लेट अस टेक शंकर आईएएस एकेडमी। आप शंकर आईएएस एकेडमी में क्लास लेते हो, ठीक है, और आप उसके स्टूडेंट्स हो। लेट्स से दैट इकोलॉजी, तो हम क्या कहेंगे, आप उससे जुड़े हो ना, तो हम कहेंगे कि ये एक इकोलॉजी है। इकोलॉजी वुड बी साइंटिफिक स्टडी, तो हम जब हम उसको साइंटिफिक रूप से स्टडी करते हैं ना, तो वो हमारा हो जाएगा क्या, एक इकोलॉजी हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा वो क्या हो जाएगा, तो वो हमारा एक इकोलॉजी हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, वो एक इकोलॉजी हो जाएगा। उसके बाद आगे हम देखते हैं, यहाँ पर बोला गया है शंकर आईएएस एकेडमी, शंकर आईएएस एकेडमी बीइंग द एनवायरनमेंट। शंकर आईएएस एकेडमी क्या है, वहाँ पर एक एनवायरनमेंट है इन विच द स्टूडेंट स्टडीज़, स्टूडेंट्स की स्टडीज़ करने के लिए
वहाँ पर सारा का सारा सर्कमस्टेंसेस है, वहाँ पर बहुत सारी फ़ैन हैं, बहुत सारे ऐसे एसीज़ हैं, वो सारा का सारा क्या है, इन्वायरमेंट है उस क्लासेस में। सराउंडिंग द स्टूडेंट्स दैट आर इन्वायरमेंट, तो टीचर हैं, बुक्स हैं, वहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, दैट आर, ये सारे के सारे क्या हैं, एक इन्वायरमेंट है। सराउंडिंग जो चारों है इन्वायरमेंट है, और वहाँ पर जो टीचर्स हैं, वहाँ पे जो बुक्स हैं, वहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं, वो सारा का सारा हमारा हो जाएगा इकोसिस्टम। ठीक है, वो हमारा हो जाएगा सारा का सारा इकोसिस्टम। ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा एक क्लासरूम है, क्लासरूम में फ़ैन हैं, स्टूडेंट्स हैं, बुक्स हैं, टीचर हैं। ठीक है, तो ये हमारे चारों ओर हैं, तो ये इन्वायरमेंट हो गया। और जब वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के लिए हेल्प कर रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, तो वो हमारा इकोसिस्टम है। वो क्या हमारा इकोसिस्टम है। और वहाँ पर जो है वो हमारी इकोलॉजी है, वो हमारा क्या है, इकोलॉजी है। ठीक है, जो वहाँ पर जैसे वहाँ पर फ़ैन है, ये सारी चीज़ें, वो हमारी इकोलॉजी, और जो आपके चारों ओर है वो इन्वायरमेंट है, और जब एक दूसरे से डिपेंड है वो हमारा इकोसिस्टम है। तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा अच्छे से ये सारी चीज़ें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के हमारे यहाँ पर कुछ कंपोनेंट्स दिए गए हैं। ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट्स हम पहले ही बात कर चुके हैं। एक हमारा अबायोटिक कंपोनेंट्स होता है, उसके बारे में भी हम आप लोगों से पहले ही बात कर चुके हैं। ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट्स, अबायोटिक कंपोनेंट्स, इन सब के बारे में हम बात कर चुके हैं। जैसे बायोटिक कंपोनेंट्स में हम बात करें तो हमारी एनर्जी होती है, और दूसरा हमारा इसमें आपका रेनफॉल होता है, टेम्परेचर होता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर होता है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये हमारे कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी इन्वायरमेंट या इकोसिस्टम या इकोलॉजी के लिए। ठीक है, हमारा सब्सट्रैक्ट हो गया हमारा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ मटेरियल्स हो गए, हमारे यहाँ पर मटेरियल्स हो गए। तो ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, बायोटिक अबायोटिक हमारे कंपोनेंट्स हैं। इनको भी हम काफ़ी अच्छे से देखेंगे, लेकिन हमारी यहाँ पर अभी क्लास काफ़ी लॉन्ग होती जा रही है, इसलिए हमें यहाँ पर क्लास को यहीं तक स्थगित करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लासेस में हम आगे की जितनी भी चीज़ें हैं उनको हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और इसी तरीके से हमारी ये सीरीज़ जारी रहे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एंड watching this videos. Thank you so much friends.